इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। इसका थर्ड पार्ट देखिए। चैप्टर जो है ना हिस्ट्री के वो थोड़े मतलब लेंथी है, तो एक एक 1.5 घंटे के चैप्टर्स होते हैं, इसलिए मैं थोड़े पार्ट्स में बना रही हूँ। ये पार्ट 3 है और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। अब यहाँ से देखते हैं न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। तो नए तरीके के रूटीन्स बनने लगे थे और नए कानून, नए तौर तरीके आने लगे थे। तो अप टू द मिड 19th सेंचुरी कंपनी जो है वो कंसर्न थी। 19th सेंचुरी तक कंपनी को मेनली सिर्फ हायर एजुकेशन मतलब जो कॉलेजेस वगैरह है इनसे ही मतलब था। तो इसने जो लोकल पाठशाला थी उसको फंक्शन करने दिया। मिड 19th सेंचुरी तक आ जाते मतलब 1850-60 तक तो इन्हें जो बेसिक लेवल जो स्कूल होता था ना उससे इन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता था। बट 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वो जो वर्नाकुलर एजुकेशन है ना, मतलब जो लोकल लैंग्वेज में जो बेसिकली बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है उसमें भी इन लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इनको लगा कि एक नया सिस्टम हम लेकर के आएंगे, नए रूटीन बनाएंगे, नए रूल्स बनाएंगे, ताकि रेगुलर इंस्पेक्शंस भी हम करेंगे। मतलब स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है, क्या सब चल रहा है। इन्होंने बिल्कुल जैसे आज का एजुकेशन सिस्टम है ना कि हम स्कूल जा रहे हैं, क्लासेस लगी है, टाइम टेबल के हिसाब से सब चल रहा है, तो ये वाला सिस्टम 1850s के टाइम से इन्होंने इंट्रोड्यूस करना हमारे देश में शुरू कर दिया था। अब ये सब चीजें हुई तो हुई किस तरीके से और क्या क्या मेजर्स लेने पड़े कंपनी को ऐसा करने के लिए, जो पूरा नया एजुकेशन सिस्टम ये लोग बना रहे थे। तो इन्होंने काफी सारे पंडित अपॉइंट कर दिए। हर के पास इंचार्ज था लगभग 4 से 5 स्कूल का, तो मतलब काफी सारे पंडित इन लोगों ने अपॉइंट कर दिए। और एक पंडित के पास जो होता था वो 4 से 5 स्कूल्स का इंचार्ज होता था। टास्क होता था पंडित का कि वो विजिट करे पाठशालाओं को और ट्राई करे इम्प्रूव करने की कि स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग के किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वो पंडित ठीक करने की कोशिश करे। हर गुरु से कहा जाता था कि पीरियोडिक रिपोर्ट्स दे और एंड टेक क्लास अकॉर्डिंग टू देयर रेगुलर टाइम टेबल। मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है वो अंग्रेजों को बताएं टीचर्स, और बिल्कुल रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से ही क्लासेस ली जाए। टीचिंग जो है अब वो नई तरीके की जो किताबें आ गई थी उस पे थी, और लर्निंग को हम टेस्ट करने लगे थे। अब एनुअल एग्जामिनेशन मतलब जो आपका स्टडी पैटर्न चल रहा है ना बिल्कुल उसी तरीके से एग्जामिनेशन होने लगे थे, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई होती थी और मतलब रेगुलर एग्जाम्स अब होने लगे थे। स्टूडेंट को फीस भी पे करनी पड़ती थी और रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती थी पूरी ढंग से, और फिक्स सीट होती थी जिसपे उन्हें बैठना होता था, और कुछ डिसिप्लिन और रूल्स बना दिए गए थे जो बच्चों को फॉलो करने पड़ते थे। तो अब ये देखिए श्री अरबिंदो हैं, उन्होंने एक स्पीच दी थी 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे में। उसमें अरबिंदो घोष ने कहा था कि एजुकेशन जो है वो जो नेशनल एजुकेशन का गोल होना चाहिए वो स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी होना चाहिए। मतलब कि हर बच्चे के अंदर एक देशभक्ति की भावना या राष्ट्रीयवाद की भावना को भरना होना चाहिए एजुकेशन का पर्पस। और इससे क्या होना चाहिए कि मतलब जो पुराने हमारे आइडियाज रहे हैं उनके बारे में बताना चाहिए, और एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसमिट करना चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब है लोकल लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ पाएँ। और अरबिंदो घोष जो एम्फेसाइज करते थे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब ग्रास रूट से जो हमारे बेसिक लॉज हैं, जो हमारा कल्चर है उससे जुड़े रहें, और मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में भी पढ़ें जो वेस्ट में हो रही हैं उसके बारे में भी पढ़ें, और अपने कल्चर के बारे में भी पढ़ें। और स्टूडेंट जो है क्राफ्ट्स भी लर्न करें, और ताकि वो इस तरीके से मतलब स्कूल के बाद जब वो पूरा पढ़ करके निकले, उनकी स्कूलिंग पूरी हो जाए तो उनको जॉब भी मिल सके। तो अरबिंदो कहते थे कि भाई ठीक है, कल्चर के बारे में पढ़ाओ, जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं साइंटिफिक नॉलेज के बारे में भी पढ़ाओ, और इस तरीके की क्राफ्ट की नॉलेज भी, तो जिससे कि भाई बच्चे जब स्कूल से निकले तो वो जॉब भी पा सके। तो यही था। तो ये पाठशाला के बारे में हम लोगों ने देखा कि नए नए जो लॉज बनाए गए थे, रूल्स बनाए गए थे, वो बच्चों को ओबे करने पड़ते थे। और पाठशाला जो ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करती थी जो गवर्नमेंट ने बताई थी, उनको गवर्नमेंट से पैसे भी मिलते थे, और जो गवर्नमेंट की बताई हुई चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे उन्हें गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिलता था। तो ओवर टाइम जो गुरुज थे वो मतलब बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे जो गवर्नमेंट के चल रहे थे, गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग इनको मिल रही थी, फंडिंग इनको देती थी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करती थी। तो कुछ गुरु वगैरह ने मना कर दिया हम लोग नहीं करेंगे, बट वो ऐसे स्कूल ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं पाए क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाए उन स्कूल के साथ जो कि गवर्नमेंट चला रही थी। तो ये हुआ। अब नए रूल्स और रूटीन्स जो थे उनके अदर कॉन्सिक्वेंसेज भी थे, कुछ मतलब खराब चीज़ें भी थी, क्योंकि पहले जो है गरीब बच्चे भी आराम से स्कूल में पढ़ पाते थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हाई फीस पे नहीं करनी होती थी और आराम से जा पाते थे, और टाइम टेबल और सब कुछ फ्लेक्सिबल होता था कि
जैसे कि कटाई, फसल की कटाई चल रही है या कुछ फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं तो तब आप छुट्टी कर सकते हो। बट अब जो है, अब तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना पड़ता था और रेगुलर स्कूल में जाना ज़रूरी था। हार्वेस्ट के टाइम पर भी जो है, जब फसल की कटाई चल रही थी या फिर कुछ काम चल रहा होता था तब भी स्कूल चलता था, तो पुअर बच्चे जो है ना, अब वो फील्ड में काम या तो करें या तो स्कूल जाएं, तो उनकी एजुकेशन पे बहुत गंदा असर पड़ा और वो स्कूल नहीं जा पाते थे, तो इसको इनडिसिप्लिन समझा जाता था और ये समझा जाता था कि वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि वो तो खेतों में जाकर के काम कर रहे हैं। और पहले जो पाठशाला होती थी, जब खेतों में काम चलता था तो छुट्टियां हो जाया करती थी। नए तरीके के स्कूलों में तो भाई पर्टिकुलर टाइम टेबल है और हर समय स्कूल चलेगा ही, तो ये वाली चीज़ की दिक्कत आई। अब एजेंडा फॉर द नेशनल एजुकेशन, अब नेशनल एजुकेशन कैसी हो, उसका क्या एजेंडा हो वो, तो ब्रिटिश ऑफिशियल नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन इन इंडिया, तो ब्रिटिश अंग्रेज ही नहीं सिर्फ जो है एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। अर्ली 19th सेंचुरी से ही काफ़ी सारे थिंकर्स थे इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो एजुकेशन को फैलाने के बारे में बातचीत करते थे और उसके लिए काम कर रहे थे। और वो जो हमारे देश के पढ़े लिखे लोग थे, वो यूरोप में जो डेवलपमेंट हुए थे काफ़ी ज़्यादा उनसे इम्प्रेस भी हुए थे और ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो भी वेस्टर्न एजुकेशन मतलब प्राप्त करे और इंडियन एजुकेशन को मतलब थोड़ा मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, वो काफ़ी सारे जो इंडिया के पढ़े लिखे लोग थे वो चाहते थे कि अंग्रेज और ज़्यादा स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, यूनिवर्सिटी खोले और एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करे। तो हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग थे वो अंग्रेज़ों से कहते थे कि भाई आप ज़्यादा पैसा खर्च करो, ज़्यादा स्कूल्स खोलो। तो उनके एफर्ट्स के बारे में हम लोग चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे। और काफ़ी सारे इंडियंस थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में भी थे, जैसे कि गांधी जी को ज़्यादा पसंद नहीं था। और अब रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बिल्कुल मिली जुली, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन भी होनी चाहिए, इंडियन भी होनी चाहिए, इसका मिला जुला मिक्सचर चाहते थे। अब इन दोनों के बारे में हम देखेंगे कि इनकी क्या थिंकिंग थी। इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस, तो गांधी जी कहते थे कि जो अंग्रेजी भाषा है और इनकी जो एजुकेशन है, पढ़ाई का तौर तरीका है, इसने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी ये कहते थे कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है ना, उसने सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी हमारे माइंड्स में क्रिएट कर दिया। मतलब कॉलोनियल एजुकेशन ने हमारे दिमाग में इस तरीके की बात रखी है कि मतलब हम खुद को नीचा समझने लगे हैं और अंग्रेजों को ऊंचा समझने लगे हैं। इन्होंने दिखा दिया है अपनी एजुकेशन के थ्रू कि भाई वेस्टर्न जो कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर ईस्टर्न कल्चर है, अंग्रेजों का यूएस का वेस्टर्न कल्चर है। तो इनकी पढ़ाई लिखाई जो है अंग्रेजों की, इससे हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा इंडियन कल्चर काफ़ी नीचे है और इनका वेस्टर्न कल्चर ऊपर है। हमारा खुद का जो प्राइड है ना हमारे कल्चर में, ये इन्होंने हम में से छीन लिया है। गांधी जी कहते हैं कि जो पॉइजन सा भर रही है, ये मतलब जहर भर रही है ये एजुकेशन हमारे दिमाग में, और इसने हमें बिल्कुल गुलाम बना दिया है और हम पे एक ईवल स्पेल मतलब काला जादू हम पे कर दिया है। जो कि वेस्ट की चीज़ें अब हमें अच्छी लगती हैं, वेस्ट से जो भी आता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी हम तारीफ करते हैं। और इंडियन एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन, जो इंडियंस अंग्रेजों वाले इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं वो ब्रिटिश रूल तक की तारीफ करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, ब्रिटिश रूल हम लोगों के लिए अच्छा है। जो मतलब इंडियंस इन स्कूलों में पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स के, वो ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई कर देते हैं। महात्मा गांधी चाहते थे कि एजुकेशन जो होनी चाहिए कुड रिकवर द सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब जो अंग्रेजों ने हम लोगों के अंदर डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दिया है, हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी सभ्यता को अच्छा समझें, इस तरीके की होनी चाहिए। और नेशनल मूवमेंट के टाइम पे इसलिए ही गांधी जी ने कहा कि भाई ये अंग्रेजों वाले स्कूल छोड़ दो, क्योंकि इंडियंस जो हैं अब तो उनको मतलब गुलाम नहीं रहना है, तो हम अंग्रेजों के स्कूलों में क्यों पढ़े। महात्मा गांधी को लगता था कि जो काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें हमें पढ़ाई लिखाई करवानी चाहिए, ना कि अंग्रेजी भाषा में। एजुकेशन इंग्लिश की जो है उसने हम लोगों को क्रिपल कर दिया है, एक तरह से हम लोगों के शरीर को कमज़ोर कर दिया है और हमारी खुद की सराउंडिंग से हम लोगों को दूर कर दिया है। और अपने ही देश में हम लोग विदेशी बन गए हैं, स्ट्रेंजर्स इन आवर ओन लैंड्स, अपनी ही ज़मीन पे हम लोग विदेशी से हो गए हैं। दूसरी लैंग्वेज हम बोलते हैं, दूसरे कल्चर को फॉलो करते हैं। और इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस, और जो अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से वो पूरे समाज के साथ जुड़ करके रहे, अपने देश के लोगों के साथ कैसे जुड़ करके रहे। ये भी जो अंग्रेजी स्कूल्स में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो मासेस के साथ, ज़मीन के लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाते। वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करती है, और ओरल लैंग्वेज मतलब किस तरीके से हमारी भाषा है उस पर तो फोकस ही नहीं करती। और सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही हम लोग पूरी ज़िंदगी के सबक नहीं सीख सकते हैं, हम लोगों को लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। तो गांधी जी बिल्कुल ठीक कहते थे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, रटो उगलो रटो उल्टी कराओ एग्जाम में, बस वही है। तो ये एजुकेशन सिस्टम
सिस्टम गांधी जी ने भी कहा था ठीक नहीं है। गांधी जी कहते थे कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पर्सन की माइंड और सोल डेवलप हो, मतलब इंसान की आत्मा का भी तो डेवलपमेंट हो। लिटरेरी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और सिर्फ लिखना पढ़ना ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है इंसान कुछ अपने हाथ से भी काम करे और अलग अलग इक्विपमेंट्स को भी चलाना सीखे और अपनी कैपेसिटी को डेवलप करे ताकि वो अच्छे से आगे बढ़ पाए। अब लिटरेसी इन इटसेल्फ मतलब एजुकेशन नहीं है। अब इसमें आता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो थे, दूसरे थिंकर्स भी चाहते थे कि नेशनल एजुकेशन जो है वो ठीक तरीके से चले। अब टैगोर्स एडॉब ऑफ पीस, टैगोर जो है वो क्या चाहते थे कि भाई बिल्कुल एक मिक्सचर सा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हम लोग अंग्रेजी भाषा ही पढ़े, ना ही सिर्फ अपना कल्चर, हम सब कुछ दोनों मिक्स करें। तो शांति निकेतन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन जो है 1901 में इस्टेब्लिश किया था। जब वो खुद बच्चे थे तो उनको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको स्कूल की क्लासेस ऐसे लगती थी जैसे कि उनका दम घुट रहा हो और वो मतलब कि जेल में चले गए हो। तो उन्होंने टीचर्स से और स्कूल मतलब टैगोर के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चे का माइंड आराम से घूम सके इधर उधर और ग्रो कर सके। तो उनका खुद का जो एक्सपीरियंस था स्कूल डेज का, उससे टैगोर के काफ़ी नए आइडियाज़ बने थे। जब वो बड़े हुए वो एक ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहते थे जहाँ पे बच्चे खुश रहे, जहाँ पे वो फ्री रहे, क्रिएटिव रहे और अपने खुद के डिज़ायर्स थॉट को एक्सप्लोर कर पाए। तो टैगोर को लगा कि उनके चाइल्डहुड के टाइम पे जो मतलब चीज़ें थी वो काफ़ी रिजिड थी, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन था स्कूल में। जो ब्रिटिश के स्कूल होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, बच्चे बंद के रह जाते हैं। और टीचर्स जो हैं को इमेजिनेटिव होना चाहिए और बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वो क्यूरियोसिटी मतलब नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा बच्चे में डेवलप हो सके, इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए। तो टैगोर के अकॉर्डिंग ऐसे स्कूल होने चाहिए। बट जो एग्जिस्टिंग अभी के स्कूल है वो तो बच्चे की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, बच्चे की जो क्रिएटिवनेस है, सब कुछ वो खत्म कर रहे हैं आज के टाइम के जो स्कूल्स हैं। ऐसा टैगोर का मानना था, मतलब टैगोर अपने टाइम के स्कूल्स की बात कर रहे थे। तो स्कूल क्रिएटिव होने चाहिए और स्कूल होने चाहिए बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर उन्होंने शांति निकेतन जो है स्थापित किया और वहाँ पे नेचर के हार्मनी में पढ़ाया जाता था और बिल्कुल खुले में, मतलब पेड़ के नीचे आसपास खूब सुंदर सा गार्डन है और गार्डन में देखिए इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से क्लासेस लगाने की उन्होंने बात करी। तो काफ़ी सारे सेंसेस में टैगोर और महात्मा गांधी जो है वो सिमिलर भी थे। वो चाहते थे, मतलब उनकी सोच गांधी की और टैगोर की एक जैसी भी थी और काफ़ी अलग भी थी। गांधी जो है वो तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न की जो मशीन वर्शिप है, मशीनों की पूजा की बिल्कुल पसंद नहीं करते थे गांधी जी। तो जो अंग्रेज़ों की एजुकेशन सिस्टम था, बट टैगोर चाहते थे कि मॉडर्न का और हमारे जो अपनी सिविलाइजेशन का है, इंडियन ट्रेडिशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एजुकेशन का मिक्सचर होना चाहिए। तो इसलिए शांति निकेतन में साइंस एंड टेक भी पढ़ाया जाता था, आर्ट, म्यूजिक, डांस सब कुछ शांति निकेतन में पढ़ाया जाता था। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स, थिंकर्स जो हैं were thus thinking about the way a national education system would be fashioned। तो काफ़ी सारे थिंकर्स और काफ़ी सारे लोगों ने सोचा कि किस तरीके से भाई एजुकेशन सिस्टम हमारा आगे बढ़ना चाहिए। तो काफ़ी सारे चेंजेस भी लाए गए एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए ज़्यादा लोगों को। अदर अर्ज दैट अल्टरनेटिव सिस्टम कैन बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल। तो कुछ लोगों को ये भी लगता था कि इस तरीके से एजुकेशन होना चाहिए कि भाई सिर्फ अपना नेशन का ही हो, उसमें नेशनल करेक्टर आना चाहिए पढ़ाई में। तो भाई होता क्या है, ये ट्रूली नेशनल, ये डिबेट जो है नेशनल एजुकेशन की वो इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती रही कि एक्चुअली में जो नेशनल एजुकेशन वो है क्या। अब एजुकेटिंग एज अ सिविलाइजिंग मिशन, तो ये देखिए अंग्रेज जो थे अंटिल जो इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्ट 1870 के बाद हम लोगों को जो अंग्रेजी वगैरह पढ़ाई शुरू कर दी हुई थी, उससे पहले कोई वाइड स्प्रेड एजुकेशन की पॉलिसी नहीं थी। There was no widespread education for the population as a whole। तो 19th सेंचुरी में मतलब कि सबके लिए एजुकेशन की कोई ऐसी बात नहीं की जाती थी। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करते थे, पुअर चिल्ड्रन जो है वो स्कूल नहीं जा पाते थे और क्योंकि उनको तो काम करना होता था काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल्स जो थे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे। तो जो चर्च वगैरह चलाती थी या फिर अमीर लोग चला दिया मतलब हेल्प कर दिया करते थे। और इट वॉज ओनली आफ्टर द कमिंग टू द फोर्स ऑफ एजुकेशन एक्ट दैट स्कूल्स वर ओपन बाय द गवर्नमेंट
गवर्नमेंट एंड कंपल्सरी स्कूलिंग वॉज इंट्रोड्यूस। तो एजुकेशन एक्ट जो है 1870 का, तो मतलब कंपल्सरी एजुकेशन स्टार्ट कर दी गई थी मेनली ब्रिटेन में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स जो थे उस समय के वो थे थॉमस आर्नल्ड, जो कि हेडमास्टर थे प्राइवेट स्कूल रग्बी के, और वो सेकेंडरी स्कूल का जो करिकुलम था विच हैड डिटेल स्टडी ऑफ द ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स रिटन 200 ईयर्स अगो। तो मतलब ये जो थे ना, ये कहते थे कि स्कूल में कैसे एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूल में ऐसे एजुकेशन होनी चाहिए जो रोमन क्लासिक्स है, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे नॉवेल्स और ड्रामाज और जो किताबें लिखी गई हैं हज़ारों साल पहले, उनको पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों का जो है दिमाग बिल्कुल कैसा, उनको सभ्य होना चाहिए, किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना चाहिए, किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इस तरीके की बातें उनको रोमन लिटरेचर से मिलती हैं। तो क्या आपको लगता है कि हर चीज़ रूल और डिसिप्लिन में रहकर ही की जा सकती है? तो आज भी ये क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।